देखिए, आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके साथ। इस सेशन में हम लोग आपके साथ जीएसटी के अंदर आपको जीएसटी रिटर्न के बारे में बताएंगे कि जीएसटी की रिटर्न क्या होती है, कितने तरह की होती है और आप किस रिटर्न की क्या ड्यू डेट होती है। आज हम आपके साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये टॉपिक आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरव्यू में सबसे ज्यादा इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपकी रिटर्न की लास्ट डेट क्या है, ठीक है, GSTR 1 क्या है, GSTR 2 क्या है एंड देन जीएसटी रिटर्न का मतलब क्या है। इस तरह के काफी सारे क्वेश्चन आपसे जो पूछे जाते हैं, आज हम उन्हीं के रिगार्डिंग एक नया चैप्टर लेके आए जिसमें हम आज आपको रिटर्न के बारे में बताएंगे कि रिटर्न क्या होती है और उसका मेन पर्पस क्या है। चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है रिटर्न फाइलिंग ऑफ जीएसटी या फिर जीएसटीआर। जीएसटीआर का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिटर्न। जीएसटीआर का मतलब क्या होता है? गुड्स सर्विस टैक्स रिटर्न। अगर हम बात करें सर रिटर्न फाइलिंग ऑफ जीएसटी या फिर जीएसटीआर, a return means a statement of specify particular relating to business activity undertaken by the taxable person during a prescribed period। कॉमन सी बात कह रहा है कि रिटर्न वो स्टेटमेंट होती है जो गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब करी है कि हमें ये पर्टिकुलर आपसे चाहिए इस रिटर्न में। सिंपल सी बात, आ रिटर्न मीन्स अ स्टेटमेंट ऑफ स्पेसिफाई पर्टिकुलर रिलेटिंग टू बिजनेस एक्टिविटी अंडरटेकिंग बाय टैक्सेबल पर्सन ड्यूरिंग द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट। अब मैं आपको सेल करता हूं, ये गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा? आप रजिस्टर्ड हो या फिर आप अनरजिस्टर्ड हो, गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा? तो गवर्नमेंट ने साफ साफ कहा कि अगर तुम किसी को माल बेचते हो तो हम आपको एक प्रेस्क्राइब फॉर्म देंगे। इस फॉर्म में तुम हमें अपने डाटा दे देना, हम समझ जाएंगे तुमने किसको कितने का माल बेचा और कितना टैक्स बनता है आपका। क्लियर है? उसे ही रिटर्न कहते हैं। मतलब अगर तुम अपने किसी सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो, किसी मैनुअली बुक में काम कर रहे हो और फिर उसके बाद उस डाटा को अगर आपको गवर्नमेंट को देना है, जो गवर्नमेंट ने आपको फॉर्मेट बताया, वही रिटर्न कहलाती है, वही रिटर्न कहलाती है। चलिए आगे आ जाए। A taxable person has a legal obligation, वो इसकी एक लीगल ऑब्लिगेशन है, to provide following information in his return। क्लियर है कि एक पर्सन की लीगली ऑब्लिगेशन है और उसको अपनी रिटर्न में क्या क्या प्रेस्क्राइब करना है या क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी। डिक्लेयर हिज टैक्स लाइबिलिटी फॉर अ गिवन पीरियड, जो पीरियड बताया गया उस पीरियड में अपनी लाइबिलिटी बतानी है। फर्निश डिटेल अबाउट द टैक्स पेड, आपने कितना टैक्सेस पेड करा है वो भी आपको हमें बताना पड़ेगा। क्लियर? अब बात आती है कि सर कितने तरह की रिटर्न होती है। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन इन जीएसटी, हर तरह के रजिस्टर्ड पर्सन, he is liable to pay and file return monthly। There is a return filing mechanism for all taxpayer return form are as given below। सबसे पहले यहाँ पर 11 तरह की रिटर्नें होती हैं, जिसमें पहली रिटर्न आती है GSTR 1, डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विस। अगर तुम किसी को कोई माल बेचते हो, अगर आप किसी को कोई माल बेचते हो तो उसकी इंफॉर्मेशन आप GSTR 1 में दोगे। अगर मैंने आप लोगों को माल बेचा है, आप जो बैठे हैं सामने, अगर मैंने आपको माल बेचा है तो मैं उसकी इंफॉर्मेशन किस में दिखाऊंगा? GSTR 1 में दिखाऊंगा। क्लियर? अगर मैंने 1 लाख का माल बेचा था आपको, लेकिन गलती से मैंने 90,000 रुपए का पोर्टल में दिखा दिया, तो आप उसको ठीक करके मुझे दोबारा सेंड कर सकते हैं। जब आप उसे ठीक करेंगे तो मेरे किस में आ जाएगा? GSTR 1A में आ जाएगा, जो लिखा होता है डिटेल ऑफ आउटपुट, सॉरी, डिटेल ऑफ ऑटो ड्राफ्ट सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विस। इसका कहने का मतलब है, अगर मैंने आपको कोई माल बेचा
और आपकी रिटर्न मैंने GSTR 1 में शो कर दी। किसमें शो कर दी? मैंने GSTR 1 में शो कर दी। अगर उसमें कोई मिस्टेक है और अगर आप उसको ठीक करके, जैसे आप उसे ठीक करेंगे तो वो मेरे GSTR 1 में रिफ्लेक्ट नहीं होगी, मेरे किस में शो करेगी? GSTR 1A में शो करेगी। क्लियर? इसका मतलब अगर मैं गलत भरूंगा तो आप ठीक करोगे तो वो मेरे GSTR 1 में आ जाएगी, और फिर मैं उसे ठीक करूंगा तो फिर वो ओके हो जाएगी। तो याद रखना GSTR 1 सेल के लिए होता है। इसके बाद आता है GSTR 2A। टू नहीं बोला मैंने, 2A बोला। अब मैंने आपको माल बेचा, तो जब मैं आपको माल बेचूंगा ना, तो आपके पास एक मैसेज आएगा कि मिस्टर एस ने आपको माल बेचा है इतने लाख का, इतने बिल और इतना टैक्स और इतना टैक्सेबल अमाउंट। तो GSTR 2A, डिटेल ऑफ सप्लाईज ऑटो ड्राफ्ट फ्रॉम GSTR 1 और GSTR 5 टू रिसिपिएंट। मतलब कहने की सिंपल सी बात है, अगर तुम्हें कोई माल बेचता है, अगर तुम कोई उससे माल खरीदते हो, अगर तुम उससे कोई माल खरीदते हो तो आपको ये पता करना है कि सामने वाले ने अपनी रिटर्न भरी या नहीं भरी। उसके लिए आप GSTR 2A चेक करोगे। सपोज आपने अगर मुझे कोई माल बेचा, अगर आपने मुझे कोई माल बेचा, पता है मैं उसे कहाँ चेक करूंगा? GSTR 2A में चेक करूंगा कि आपने अपनी रिटर्न भरी या नहीं भरी। तो GSTR 2 एक तरीके का ऑटो ड्राफ्ट फॉर्म होता है जब GSTR 1 या फिर GSTR 5 वाला भरता है। ठीक है, इस बात को याद रखना। GSTR 2A में हम ये चेक करते हैं कि हमने जिससे माल खरीदा क्या उसने रिटर्न भरी या नहीं भरी। क्लियर? इसके बाद अब आता है GSTR 2। अब GSTR 2 क्या होता है? वो परचेज का होता है। क्लियर है? डिटेल ऑफ इनवर्स सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। इसके बाद आता है मंथली रिटर्न कंसोलिडेटेड, GSTR 3 और GSTR 3 भी। आपको पता है ना, GSTR 3 भी आज तक तो आई नहीं है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जब GST लाई थी ना तो गवर्नमेंट रेडी थी और ना ही गवर्नमेंट का पोर्टल रेडी था। तो इसलिए हमें पता है कि आज तक ना ही हमारी GSTR 3 गई है और ना ही हमारी GSTR 2 गई है। तो हम उसके लिए कौन सी रिटर्न भरते हैं? GSTR 3 भी। तो GSTR 3 भी एक मंथली फॉर्म है जिसमें हम गवर्नमेंट को सेल्फ डिक्लेयर करके ये बताते हैं कि हमारा ITC कितना है और हमारा आउटपुट टैक्स कितना है। क्लियर है? तो हमने 3 रिटर्न बताए। पहला GSTR 1 सेल के लिए होता है। GSTR 2A ऑटो ड्राफ्ट होता है कि जब सेल वाला कोई पार्टी आपको माल बेचेगा तो उसकी इंफॉर्मेशन किसके अंदर शो करेगा? वो GSTR 2A के अंदर शो करेगा। फिर GSTR 2 के बारे में बताया जो परचेज होता है, और फिर हमने GSTR 3B के बारे में बताया जो एक मंथली फॉर्म है जो गवर्नमेंट ने एक स्टेपनी के रूप में लाए कि कभी हमें टैक्स ना मिले और हम फंस जाएं तो गवर्नमेंट ने उस समय एक फॉर्म इशू करा जिसका नाम रखा GSTR 3B। क्लियर? इसके बाद अब आता है GSTR 4, क्वार्टरली रिटर्न फॉर द रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग कंपोजिशन। अगर आप एक छोटे डीलर हो जो गवर्नमेंट के कंप्लायंस से बचना चाहते हो, ज्यादा हार्डशिप नहीं रखना चाहते अपने ऊपर, तो आपको पता है एक स्कीम होती है जिसका नाम होता है कंपोजिशन स्कीम। अगर आप लोगों ने कंपोजिशन स्कीम ली है तो आपको पता है कि आपकी जो रिटर्न है वो कैसे जाएगी? GSTR 4 जाएगी और आपको अपनी रिटर्न क्वार्टरली भरनी पड़ेगी। क्लियर है? इसके बाद आपको पता है एक GSTR 5 आता है जो बताता है रिटर्न फॉर नॉन रेजिडेंस पर्सन। अगर आप एक नॉन रेजिडेंट पर्सन हो, कौन हो? अगर आप एक नॉन रेजिडेंट पर्सन हो मतलब आप एक बाहरी नागरिक हो, इंडिया में कोई बिजनेस करने आए हो कुछ समय के लिए, तो हम इसे क्या बोलते हैं? नॉन रेजिडेंट पर्सन। वो अपनी कौन सी रिटर्न भरता है? GSTR 5 भरता है। क्लियर? ऐसे ही एक होती है GSTR 5 जो बोलते हैं डिटेल ऑफ सप्लाई ऑफ ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटाबेस एक्सेस और रिट्राइवल सर्विस बाय अ पर्सन लोकेटेड आउटसाइड इंडिया मेड टू नॉन टैक्सेबल पर्सन इन इंडिया। आपको बता दूं मैं, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटाबेस एक्सेस और रिट्राइवल सर्विस का मतलब क्या होता है? आपने अमेजोन सुना है, आपने नेटफ्लिक्स सुना है, आपने जी न्यूज सुना है,
या आपने कोई ऐसा सुना है जिस पर आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है लेकिन उसका सारा बिजनेस आउटसाइड इंडिया है। तो गवर्नमेंट ने कहा ऐसे बहुत सारे बिजनेस जो आउटसाइड इंडिया होते हैं लेकिन उसे इंडिया में बहुत पसंद किया जाता है, तो हम ऐसे चीजों को नहीं छोड़ने वाले। तो गवर्नमेंट ने कहा अगर कोई बंदा एप्लीकेशन के थ्रू कमाता है, चाहे वो गेम हो या फिर वो कोई नेटफ्लिक्स जैसा मनोरंजन ऐप क्यों ना हो, तो अगर आपकी कोई ऐसी ऐप है तो आपको इंडिया में अपना एक स्टैब्लिश बनाना पड़ेगा। और जब भी कोई आपसे अमेजोन का सब्सक्रिप्शन लेगा या कोई बच्चा कोई वीडियो गेम खेलेगा और अगर जैसे ही वो तुम्हें टैक्स की पेमेंट करे तो तुम वो टैक्स की पेमेंट हमें कर देना। तो गवर्नमेंट ने कहा हम ऐसे सेक्टर को नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि लोग आजकल बैठे बैठे गेम खेलते हैं, लोग बैठे बैठे वीडियो वॉच करते हैं, बैठे बैठे मूवी देखते हैं। तो ये बहुत बड़ा स्केल पर काम हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने कहा अगर तुम इस तरीके का काम करते हो तो आपको इंडिया में अपनी एक ब्रांच बनानी पड़ेगी या अपना एक एजेंट बैठाना पड़ेगा जो आप अपना टैक्स की पेमेंट करें। तो यहाँ सिंपल लिखा है डिटेल ऑफ सप्लाईज ऑफ ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड database access or retrieval service by a person located outside India made to non-taxable person in India। क्लियर है? इसके बाद आता है जीएसटीआर 6 जो बात करता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की। किसकी बात करता है? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की बात करता है। जीएसटीआर 7 की बात करें तो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स जो टीडीएस की बात करता है। अगर आप गवर्नमेंट के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो और कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 2.5 लाख रुपए से ज्यादा की है तो आपको पता है ना टीडीएस कटता है। क्या कटता है आपका? टीडीएस कटता है, 1% सीजीएसटी और 1% एसजीएसटी। क्लियर? इसके बाद एक होता है जीएसटीआर 8 जो क्या होता है? टीसीएस की बात करते हैं, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। अगर आप कोई ई कॉमर्स के थ्रू माल बेचते हैं, अगर आप कोई ई कॉमर्स के थ्रू माल बेचते हैं तो उसमें क्या आता है आपका? उसकी रिटर्न जीएसटीआर 8 में जाती है। अगर मैं अपना कोई भी माल ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बेचता हूं, चाहे वो अमेजोन हो, चाहे वो पेटीएम हो, चाहे वो मिंत्रा हो, चाहे वो उड़ान हो या कोई भी पोर्टल हो, तो जितना भी उससे मैं माल बेचूंगा एक महीने में मेरा 1% टैक्स काट कर वो मुझे पेमेंट करेंगे, जिसमें आधा % सीजीएसटी और आधा % एसजीएसटी होगा। क्लियर है? ठीक है, दोबारा रिपीट करता हूं कि अगर मैं किसी भी ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल करता हूं तो आधा % सीजीएसटी और आधा % एसजीएसटी कटेगा, और जिसकी इंफॉर्मेशन हमें किस में मिलेगी? जीएसटीआर 8 में। और याद रखना जीएसटीआर 8 आप लोगों को नहीं भरना होता, वो जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है जो आपका टीडीएस काट रहा है वो उसको भरना होता है। क्लियर? इसके बाद जीएसटीआर 9 आपको तो पता है कि एनुअल रिटर्न होती है जो 31 दिसंबर तक भरनी है। अगर मैंने फाइनेंशियल ईयर 20-21 में कोई भी काम करा है तो उसकी रिटर्न मुझे 21-22 के अंदर 31 दिसंबर तक भर देनी है। जीएसटीआर 9 कंपोजिशन डीलर के लिए होती है, जीएसटीआर 9 भी ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए होती है और जीएसटीआर 9C रिकंसिलेशन स्टेटमेंट होती है। अगर आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का है तो आपको जीएसटीआर 9 भी भरनी है और 9C भी भरनी है। क्लियर है? जीएसटीआर 10 फाइनल रिटर्न होती है। जब आप अपना जीएसटी नंबर कैंसिल कर देते हैं तो उसके बाद आपको एक रिटर्न और भरनी होती है जिसका नाम होता है फाइनल रिटर्न, जिसे बोलते हैं फॉर्म जीएसटी 10। एंड लास्ट होती है फॉर्म जीएसटीआर 11 इनवर्ड सप्लाईज स्टेटमेंट फॉर पर्सन हैविंग यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर तुम फॉरेन एम्बेसी वाले हो, इंडिया में कोई बिजनेस करने आए हो, तो आपको जीएसटी नंबर नहीं मिलता, आपको क्या मिलता है? यूएनआई नंबर, जिसकी फुल फॉर्म होती है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये आपकी जीएसटीआर 11 हो गई।
टोटल मिला के आपके पास 11 तरह की रिटर्न थी। अब बात आती है रिटर्न फॉर्म अंडर जीएसटी रिजिम। इनकी ड्यू डेट क्या है? जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट कब है? नेक्स्ट मंथ ऑफ 10। अगर तुम मंथली वाले हो तो तुम्हारी क्या है? नेक्स्ट मंथ ऑफ 10। और तुम क्वार्टरली वाले हो, क्वार्टरली पता है ना, साल में 4 होता है। जीएसटीआर 1 2 लोग भरते हैं। अगर मेरा लास्ट ईयर का टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से कम है तो मैं अपनी रिटर्न क्वार्टरली भी भर सकता हूँ और मंथली भी। अगर मैं मंथली भरूंगा तो अप्रैल की रिटर्न मुझे 10 मई तक भरनी होगी, मई की 10 जून तक, जून की 10 जुलाई तक, जुलाई की 10 अगस्त तक। लेकिन अगर मैं क्वार्टरली वाला हूँ तो मुझे अप्रैल, मई और जून की रिटर्न 31 जुलाई तक भरनी होगी, जुलाई, अगस्त, सितंबर की 31 अक्टूबर तक, और अगर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की तो 31 जनवरी तक, और अगर जैन फेब की बात करूं, जैन फेब मार्च की, तो 30 अप्रैल तक। क्लियर है? अगर मैं जीएसटीआर 2 की बात करूं तो 15 तक भरनी, बट ये अभी आई नहीं है। और अगर मैं जीएसटीआर 3 या 3B की बात करूं तो 20 तक भरनी, ये तो बिल्कुल ठीक है। इसके साथ साथ अगर मैं जीएसटीआर 4 की बात करूं तो ये 18 तारीख तक भरनी है, लेकिन कब? क्वार्टर की। जैसे अप्रैल, मई, जून क्वार्टर खत्म होगा, उसके बाद जो नेक्स्ट मंथ आएगा उसकी 18 तक आपको भरनी है। उसके बाद जीएसटीआर 5 आपको कब तक भरनी है? ऑन टाइम 7 डे फ्रॉम द एक्सपायर ऑफ रजिस्ट्रेशन। आपको पता है ना, अगर कोई नॉन रेजिडेंस हमसे रजिस्ट्रेशन लेता है तो रजिस्ट्रेशन 90 दिन के लिए वैलिड होता है। मतलब अगर आप नॉन रेजिडेंस हैं, इंडिया में आके बिजनेस करना चाहते हैं और आप जीएसटी में नंबर लेना चाहते हैं, तो उस केस में आपको अपनी रिटर्न पहले जो आपके 3 महीने होंगे, पहले आपके जो 3 महीने होंगे, या आप कह दो 2 महीने होंगे आपके, ठीक है, अप्रोक्सीमेट 2 या 2.5 महीने बनेंगे। ठीक है, पहले मंथ जब आप जीएसटी नंबर लोगे, जैसे सिंपल सी बात मैं कह दूं आपके लिए, मैंने ओपन करा, यहाँ ओपन करा, ठीक है, ये जैसे आपने अप्रैल में लिया, 1 अप्रैल को लिया, तो आप इसकी रिपोर्ट कब भर दोगे? नेक्स्ट मंथ, ठीक है, 10 तक भर दोगे। ठीक है, इसकी रिपोर्ट 1 मई की रिपोर्ट कितना भर दोगे आप? नेक्स्ट मंथ ऑफ 10 भर दोगे। अब बच्चे कितने दिन? ठीक है, ये नेक्स्ट 10 मंथ की जगह 20 कर दो, मैंने इसे 20 कर दिया, ठीक है, और इसे मैंने 20 कर दिया। इसके बाद मैंने 1/6 लिखा। अब यहाँ 30 दिन, यहाँ 31 दिन, बचे 61 दिन हो गए। बचे कितने दिन आपके? 29 दिन बचे। तो इसमें आपने 29 दिन काम करा, 29 दिन काम करा ना, लेकिन अब इसकी रिटर्न आपको जो नेक्स्ट मंथ 20 भरनी है ना, अब वो 20 नहीं भरनी, कब भरनी है? नेक्स्ट मंथ ऑफ 7। क्लियर? मतलब अगर आप पहले 2 महीने तो 2020 तक अपनी रिटर्न भरेंगे, लेकिन जो तीसरा महीना आएगा जब आपका जीएसटी नंबर कैंसिल होने वाला होगा, तो आपको अपनी रिटर्न नेक्स्ट मंथ ऑफ 7 तक भर देनी है। क्लियर है? तो ये बात आपकी कह रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें जीएसटीआर 6 की, तो हमें कब तक भरनी है? 13 तारीख तक भरनी है। अगर हम बात करें जीएसटीआर 7 की, तो नेक्स्ट मंथ ऑफ 10 तक भरनी है। अगर हम बात करें जीएसटीआर 8 की, तो 10 तक भरनी है। और अगर हम बात करें जीएसटीआर 9 या फिर 9A की, तो 31 दिसंबर तक हमें भरनी है। लेकिन अगर हम 19-20 की बात करें तो 31 दिसंबर 2020 तक हमें भरनी है। क्लियर है? तो ये हमारे पास कुछ ड्यू डेट्स थी जो हमने आपके साथ डिस्कस करी। अब आता है अंडर जीएसटी अ रजिस्टर्ड डीलर हैज टू फाइल अ जीएसटी रिटर्न दैट इंक्लूड परचेज के लिए इनपुट होती है और सेल के लिए आउटपुट होती है। क्लियर है? अब रिटर्न फॉर्म अंडर जीएसटी रिजीम, जीएसटी रिटर्न, द बेसिक फीचर ऑफ द रिटर्न मैकेनिज्म इन जीएसटी इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ रिटर्न। ठीक है, आपको अपनी रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक फाइल करनी है, मैनुअल फाइल बिल्कुल नहीं होगी आपकी रिटर्न। अपलोडिंग ऑफ इनवॉइस लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन, आप जब रिटर्न भरेंगे तो आपको अपनी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी बिल वाइज। ऑटो पॉपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू इनपुट टैक्स क्रेडिट फ्रॉम रिटर्न ऑफ द सप्लायर टू दैट ऑफ द रिसिपिएंट। आप जिससे माल खरीदोगे वो जैसे ही रिटर्न भरेगा आपके पास ऑटो पॉपुलेशन हो जाएगी
और वो इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि सामने वाले ने अपनी रिटर्न भर दी। साथ साथ इनवॉइस लेबल इंफॉर्मेशन मैचिंग, हम क्या कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। आप 1 लाख का आईटीसी मांग रहे हो और मैंने भी आपका 1 लाख रुपए पे करा है, तो दोनों मैच हो जाएंगे। इसके बाद ऑटो रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स, अब आपने ज्यादा क्लेम कर लिया तो गवर्नमेंट ऑटो रिवर्सल कर लेगी। क्लियर है? द रिटर्न मैकेनिज्म इज डिजाइन टू असेस द टैक्स पेयर टू फाइल रिटर्न एंड अवेल आईटीसी। पता है, ये जो रिटर्न का मैकेनिज्म ही इसलिए बनाया गया है ताकि जो टैक्स पेयर है वो आईटीसी को इजिली तरीके से क्या कर सके, क्लेम कर सके। क्लियर है? चलें आगे। अब a normal taxpayer to a normal taxpayer has to file the following information या following return। एक नॉर्मल डीलर या तो अपनी GSTR1 भरता है या GSTR2 भरता है या फिर GSTR3 भरता है, मतलब एक नॉर्मल डीलर ये 3 रिटर्न भरता है। क्लियर है? लेकिन आज के टाइम में एक नॉर्मल डीलर 2 ही रिटर्न भरता है, एक GSTR1 और दूसरा GSTR3 में। GSTR1 में सेल की इंफॉर्मेशन देता है और GSTR3B में दोनों को मर्ज करके कि GSTR1 और GSTR2, मतलब मैंने 1 में लोगों से कितना टैक्स लिया और GSTR2 में लोगों को कितना टैक्स दिया, तो दोनों को कंबाइन करके वो GSTR3B भरता है। क्लियर है? तो चलता है इतना इतना समझ आ गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। GSTR9 एक एनुअल रिटर्न है जिसमें अगर तुमने फाइनेंशियल ईयर 19-20 में जितना भी काम करा, आप उसकी जो भी गलती है वो आप GSTR9 में ठीक कर सकते हैं। GSTR9 एनुअल रिटर्न, दिस रिटर्न नीड टू फाइल बाय 31st December of the next financial year. In this return, the taxpayer needs to furnish detail of the expenditure and detail of income for the entire financial year, जिसमें आपको बताना पड़ेगा कि आपने कितना एक्सपेंस किया और आपने कितनी इनकम अर्न करी, वो आपको सब बताना पड़ेगा। अगर आपकी कोई भी गलती हो जाएगी तो आप अपनी GSTR9 से उसे ठीक कर सकते हैं। GSTR9 is used as by GST taxpayer एनुअल सेल रिटर्न, एनुअल परचेज रिटर्न, एनुअल इनपुट टैक्स रिटर्न या फिर एनुअल रिटर्न। तो आप बोल दो डी, तो आपका आंसर होगा डी। क्लियर? तो आज के सेशन में हम लोगों ने आपके साथ जीएसटी में रिटर्न के टाइप को सीखा कि टोटल मिला के रिटर्न क्या है, रिटर्न का मतलब क्या है, कितनी तरह की रिटर्न होती है और उनकी लास्ट डेट क्या होती है। आज हमने आपके साथ ये टॉपिक को डिस्कस करा। प्लीज आप इस टॉपिक को कम से कम दो से ज्यादा बार करें ताकि आपको हर रिटर्न के बारे में इजीली तरीके से क्लियर हो जाए। और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम आपके डेफिनेटली हेल्प करेगी इन द 24 आवर्स के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।